ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के विषय में एक वीडियो पहले भी मैं अपलोड कर चुका हूं और इस विषय के संदर्भ में आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में जो मुख्य विषय है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। ये आकृति आप देख रहे हैं, इस आकृति को आप जरा समझिए। ये हमने इसको इस तरह से, ये पृथ्वी का केंद्र है और इस पार्ट को एक टुकड़े के रूप में हमने यहाँ पर लिखा है, उसको दर्शा करके उसके अंदर क्या है और आंतरिक संरचना के विभाग किस प्रकार के हैं उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, पृथ्वी का आंतरिक विभाग ये मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। ये जो भाग आप देख रहे हैं, ये इसको हम भूपटल कहते हैं और इसको एक क्रस्ट भूपटल। और इस भूपटल के अंदर में आप देख रहे हैं, ये आकृति जो ऊपर वाली है, ये आकृति यहाँ से यहाँ तक ये स्थल खंड है और ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है ये जल विभाग है। दोनों को हम अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। तो ये जो स्थल वाला भाग है इसको हम महाद्वीपीय भूपटल, और इस भाग को महासागरी भूपटल कहते हैं। तो पहला विभाग हो गया ये जो भूपटल है। इस भूपटल के अंतर्गत इसके 2 विभाग हैं, जिसमें महाद्वीपीय भूपटल है और महासागरीय भूपटल है। आपको पता है कि पूरे पृथ्वी पर जल भाग जो है ये 71% है और स्थल का भाग ये 29% है। और उसी के अनुपात में मैंने भूपटल को 2 भाग में स्थल और जल के रूप में दिखाने का प्रयास किया है। तो पहला विभाग जो है वो है भूपटल का। ये पहला जो पार्ट है ये भूपटल, और भूपटल को 2 भागों में वितरित किया गया है, महाद्वीपीय भूपटल और ये वाला महासागरीय भूपटल। अब इसके बाद दूसरा जो रंगीन चित्र आपके सामने दिखाई देता है, ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग को हम मेंटल कहते हैं। ये मेंटल है। और ये जो तीसरा भाग है इसको क्रोड कहा जाता है। क्रोड ये बिल्कुल आंतरिक भाग है। तो 3 भाग हो गए। पहला भूपटल जिसको क्रस्ट कहते हैं, दूसरा है मेंटल, ये देखो बीच वाला मध्य वाला भाग, और अंतिम जो भाग है वो क्रोड है। क्रोड का मतलब इसको कोर भी कहा जाता है। तो अभी तक आपको पृथ्वी के आंतरिक विभाग के बारे में 3 बातें स्पष्ट हुई। पहला भूपटल में 2, महाद्वीपीय भूपटल और महासागरीय भूपटल, और मध्य का भाग है ये मेंटल, और अंतिम भाग है जो सबसे सेंटर वाला भाग है वो है क्रोड। अब इसके संदर्भ में आपको हम ये बताने का प्रयास करेंगे, जैसे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, ये ऊपर का भाग जो है इसके अंदर सियाल है। सियाल का मतलब सिलिका है और एल्यूमिनियम, और ये जो मध्य वाला भाग है ये सीमा है जिसमें सिलिका है और मैग्नीशियम है। और ये नीचे वाला जो भाग है ये निफे है, NIFE। NI का मतलब निकल और FE का मतलब फेरस, लोहा। इसके अंदर ये जो भाग है इसको पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि ये जो पहला भूपटल है, पहला भाग जो भूपटल का है, ये महासागर और महाद्वीप को मिलाकर के बना हुआ है। जब हम भूपटल की बात करते हैं तो भूपटल में ऊपर की ओर आप देखते हो, भूपटल के ऊपर ये जो पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट है, हिमालय है, ये इसकी ऊंचाई हिमालय की ये 8,848 मीटर है, लगभग 9 किलोमीटर। मतलब जो पृथ्वी का जो भूपटल है उसके ऊपर ये 8,848 मीटर जो पर्वत श्रेणी है उसके सबसे ऊंची श्रृंखला हिमालय माउंटेन में जो
माउंट एवरेस्ट है उसके रूप में आप जानते हैं। तो जिस तरह से धरातल के ऊपर ये भाग उठा हुआ है, उसी प्रकार से सागर के नीचे जो महासागर है, महासागर के नीचे की गहराई भी वो अभी तक जो पता चली है वो लगभग 11,000 मीटर। ध्यान रखोगे, ये अगर 8.5 या 9 किलोमीटर अगर धरातल के ऊपर की ऊंचाई है, तो महासागर के नीचे का जो गर्त है प्रशांत महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर में, उसकी गहराई 11,000 मीटर से लगभग 11 किलोमीटर तक है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये भूपटल के ऊपर लगभग 9 किलोमीटर और महासागर के नीचे ये लगभग 11 किलोमीटर। तो इनको कुल मिलाकर के जो भूवैज्ञानिक हैं उनका मानना है कि यहाँ से जब हम शुरू करते हैं तो ये लगभग कम से कम 30 किलोमीटर, और ये जो महासागर है उसके नीचे 35 या 40 किलोमीटर तक, मतलब महासागर के तल के नीचे ये लगभग 10 किलोमीटर तक के नीचे तक ये जो पहला भाग है, ये पहला भाग वहां तक माना जाता है। ये भूपटल के ऊपर हिमालय माउंटेन या माउंट एवरेस्ट से लेकर के सागर के गहराई के गर्त तक, ये जो मान लीजिए कि ये भूपटल है, यहाँ से ये हिमालय है, और ये जो महासागर है, इस महासागर के नीचे भी ये 11 किलोमीटर तक ये जो है भूपटल का भाग है। तो भूपटल का भाग आप समझ लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और थोड़ा सा और नीचे यहाँ तक, ये तो गर्त है, गर्त के नीचे भी 5-7 किलोमीटर, कम से कम 10 किलोमीटर तक इसका अनुमान लगाया जाता है। और ये कुल मान करके कहा जाता है कि भूपटल की गहराई, जो भूपटल की गहराई है, ये भूपटल की गहराई औसत जो है वो 30 किलोमीटर है। और इसके बारे में आपको बताया गया कि इसके अंदर मुख्य रूप से जो सियाल है इसके अंदर से, और सियाल इसके अंदर भी है, इसके अंदर सियाल है और इसके अंदर भी सियाल है, दोनों के अंदर सियाल है। तो ये सियाल में हमने बताया कि ये सिलिका है और एल्यूमिनियम, ये दो प्रधान तत्वों से बना हुआ है। एक बात और बताया गया है, ये जो भाग है स्थलखंड है, स्थलखंड का धरातल जो नीचे वाला बेस है वो ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है, जबकि महासागरीय विभाग है, महासागरीय जो पटल है, भूपटल है, उसके नीचे का भाग जो है वो जिन पत्थरों से बना हुआ है उनको हम बेसाल्ट और ग्रेबो, इन दो प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है। तो दो चीजें आपको मालूम हो गई। अभी इसकी गहराई कितनी है? भूपटल की गहराई 30 किलोमीटर, और ये जो महाद्वीपीय भूपटल है उसके नीचे के बेस में वो ग्रेनाइट पत्थर है, और महासागर के बेस में बेसाल्ट और ग्रेबो चट्टानें पाई जाती हैं। और जो सियाल है, सियाल की प्रधानता इसमें भी है, और सियाल की प्रधानता महासागरीय विभाग के अंदर भी है। तो ये चीजें आपको स्पष्ट हो गई। अब यहाँ से 30 किलोमीटर के बाद, जब 30 किलोमीटर के बाद ये देख रहे हैं, यहाँ से जब ये दूसरा भाग मेंटल शुरू होता है, तो ये मेंटल भाग यहाँ से लेकर के जहाँ क्रोड शुरू होता है, इसकी पूरी जो गहराई है वो ये 2870 किलोमीटर, 2870 किलोमीटर है। और अब देखें कि यहाँ से आप चलेंगे तो 30 किलोमीटर, और यहाँ तक आप आएंगे तो पूरी गहराई हो गई 30 किलोमीटर और 2070। तो ये गहराई यहाँ से भूपटल से लेकर के जब यहाँ तक आप पहुँचते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी गहराई 2900 किलोमीटर हो गई मेंटल। तो पूरे जो विभाजन हुआ है मेंटल की, उस मेंटल की गहराई कितनी है? 2870 किलोमीटर, ये 2870 किलोमीटर। और अब इस मेंटल को दो भागों में बांटा गया है। एक जो है ये जो है अपर ऊपरी मेंटल, ये ऊपरी मेंटल, और इसके नीचे जो भाग है, इसके पीछे जो है ये निचला मेंटल, लोअर मेंटल को दो भागों में बांटा गया है। ये भी भाग देख रहे हो, ऊपर वाला जो भाग है वो ऊपरी मेंटल है, और नीचे वाला भाग जो है वो निचला मेंटल है। अब ऊपर वाला जो भाग है, और इस जिसको ऊपरी मेंटल कहते हैं,
और पूरी दूरी इसकी कितनी है, कितना किलोमीटर, ये 2000। तो मेंटल की बात हम करते हैं। मेंटल में आप दे रहे हैं, मेंटल के 2 विभाग हैं, और ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल 2 विभाग हैं। और फिर इसके बाद जब हम नीचे की बात करते हैं, ये 2900 की दूरी जब यहाँ समाप्त हो जाती है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपकी जो केंद्र है वो 6371, मतलब ये कि यहाँ से ये जो दूरी है, ये देख रहे हो, ये दूरी, इस दूरी का हम विभाजन करेंगे पहले 30, 2900, और ये जो दूरी है वो 3471 किलोमीटर। ध्यान रखोगे कि भूपटल की दूरी और जो गहराई है औसत 30 किलोमीटर, और मेंटल की गहराई ये 3870 किलोमीटर, और जहां मेंटल समाप्त होता है निचला मेंटल, वहां से लेकर के और केंद्र तक, पृथ्वी के केंद्र तक इसकी गहराई जो है, इसकी दूरी वो 3471 किलोमीटर है। ये तो बातें हो गई। अब इसमें आपने देखा कि ये जो क्रस्ट है, ऊपर वाला क्रस्ट है, ये सियाल से बना हुआ है। नीचे वाला भाग ये जो है देखा आपने, सीमा से बना हुआ है, सिलिका और एल्यूमिनियम से। और इसके जो कुछ भाग हैं ये महासागरीय नीचे के तट में भी पाए जाते हैं। तो ये भाग जो है बना हुआ है सीमा से, और नीचे वाला भाग ये जो अभी आपने देखा, ये भाग निकल से और फेरस, मतलब निकल और लोहे से बना हुआ है। तो तीनों में 3 प्रकार की रचनाएं आपको मालूम हो गई कि, और दूरी भी मालूम हो गई कि यहाँ से यहाँ तक। और एक और है प्रमुख चीज है जानना चाहिए, ये केंद्र से लेकर के यहाँ 1220 किलोमीटर। जब केंद्र से 1220 हो गया तो यहाँ से ये जो दूरी है, ऊपरी भाग है, तो ऊपरी भाग ये हो जाए 2251 किलोमीटर। ध्यान दो, नीचे से आप देख लीजिए, यहाँ से जो क्रोड है वो क्रोड 1220 किलोमीटर, और फिर यहाँ से 2251 किलोमीटर, और ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ जहाँ से मेंटल शुरू होता है, इसकी पूरी जो लंबाई है, पूरी गहराई है वो 2870 किलोमीटर। और अब जब सबको टोटल करेंगे 30, 2870, 2900, 3471 टोटल करेंगे तो 6371 किलोमीटर ये भूपटल से लेकर के पृथ्वी के केंद्र तक की पूरी गहराई है। एक बात। अब इसके अंदर एक और बड़ी विचित्र चीज होती है, मैं इसको आपको बताने का प्रयास करता हूं। ये देखिए, जहां से ये भूपटल है, भूपटल मालूम हो गया कि 30 किलोमीटर औसत इसकी गहराई है। तो वहां पर जहां ये आपका महासागर और महाद्वीप अलग होते हैं, यहाँ पर एक अशांत तत्व पाया जाता है। अशांत तत्व का मतलब कि उसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं है, समरूपता नहीं है। जो तत्व महासागरीय भागों में पाए जाते हैं वो महाद्वीपीय भागों में नहीं है, थोड़ा सा अंतर है उसके अंदर। क्यों? अभी आपने देखा कि महाद्वीपों के नीचे की चट्टान ग्रेनाइट है, जबकि महासागरीय तल के नीचे इसमें बेसाल्ट और ग्रेबो है, 2 अलग अलग प्रकार की चट्टानें हैं। और इसके अंदर सियाल है, सियाल इसके अंदर भी है, लेकिन सागरीय तट के नीचे सियाल और सीमा दोनों है, तो थोड़ा सा अंतर। तो उसके अंदर वो विभाजन किया। तो एक जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है कोनराड। ये देखो, इन्होंने वितरण किया। फिर इसके बाद ये जहां से ये आपका भूपटल, जहां से भूपटल और मेंटल शुरू होता है, वहां पर एक दूसरे वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है मोहोरीविक, जिनको मोहो के नाम से ही जानते हैं। ये है मोहो अशांत तत्व। ये देखिए, बहुत ये इंपॉर्टेंट है। ये कॉर्नाट, ये भी अशांत तत्व है। अशांत तत्व के बारे में मैंने बताया कि सेम चीज नहीं है। अब दोनों के बारे में देखेंगे। ये जो भाग है, ये जो ऊपर का भाग है, ये जो भाग है ये मोहो है, ये मोहो। और ये जो मोहो वैज्ञानिक का नाम है। और इन्होंने कहा कि जो भूपटल के नीचे और गहराई तक, क्योंकि इसकी गहराई आप देखेंगे 2870 किलोमीटर, बहुत गहराई है, लेकिन उनका मानना यह है कि इसके नीचे जब आप जाते हो तो जो तत्व भूपटल के ऊपर पाए जाते हैं वही तत्व पृथ्वी के अंदर तक नहीं है। उनके अंदर अलग प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। वो क्या पाए जाते हैं, उनकी विशेषता क्या है
क्योंकि जो जिस तरह से पृथ्वी के धरातल के ऊपर का स्ट्रक्चर ठोस में है या जल के नीचे भी ठोस है, उस प्रकार की स्थिति भूपटल के नीचे नहीं है। इसलिए इनको मोहो अशांत तत्व कहते हैं। अशांत तत्व का मतलब जो चीज भूपटल के ऊपर पृथ्वी की संरचना है, उस प्रकार की संरचना पृथ्वी के मेंटल वाले भाग में नहीं, मेंटल के ऊपरी वाले भाग में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो भाग है मेंटल के ऊपरी वाला जो भाग है, ऊपरी मेंटल है, ऊपरी मेंटल में लगभग 40-50 किलोमीटर से 100, 200, 300 किलोमीटर तक ये भाग जो है ये अर्धद्रव अवस्था में है। अर्धद्रव मतलब न तो पूरी तरह से ये द्रव रूप में है, न तो पूरी तरह से ठोस रूप में है। और इस भाग को, ये जो मोहो का डिवीजन है, ये भाग है, इस भाग को दुर्बल अशांत तत्व कहा जाता है। दुर्बल क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रेशर के कारण यहाँ पर जो चीजें अर्धद्रव अवस्था में है, तो यहाँ से वो चीजें आपको ज्वालामुखी और भूकंप के रूप में पृथ्वी के भूपटल पर दिखती है। और ये इसलिए दुर्बल है कि यहाँ से हरदम भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं यहाँ से होती रहती हैं, इसलिए इनको दुर्बल अशांत तत्व भी कहा जाता है। तो यहाँ की रचना क्या है? ऊपर आप देख रहे हैं कि ठोस है, नीचे ऊपर अर्धद्रव अवस्था में है, लेकिन ये जो मेंटल का नीचे वाला भाग है ये ठोस अवस्था में है। मेंटल का ऊपरी मेंटल ये अर्धद्रव अवस्था में है और मेंटल के नीचे वाला भाग ये ठोस अवस्था में है। तो अब यहाँ से इसको किसने बताया? यहाँ के बाद एक जो है, जब ये मोहो ने बता दिया कि भाई अब इसके नीचे का भाग वैसा नहीं है जैसा ऊपर है, तो दो तो अशांत तत्व हो गया, एक तो कॉनरॉड का अशांत तत्व हो गया, एक मोहो का अशांत तत्व हो गया। और ये जिस वैज्ञानिक ने ये कहा कि यहाँ पर अभी हमने बताया मेंटल के बारे में, मेंटल का ऊपरी भाग अर्धद्रव अवस्था में है और निचला भाग ठोस है। ये बात स्पष्ट हो गई। अब जिस वैज्ञानिक ने ये बताया कि पृथ्वी ये मेंटल का ऊपरी भाग अर्धद्रव अवस्था में है और नीचे वाला भाग ठोस है, उसको भी अशांत तत्व कहते हैं। और वो अशांत तत्व है रिपेट का नाम है उनका, ये देखो यहां लिखता हूं, रिपेट। इन्होंने क्या बताया कि मेंटल का ऊपरी भाग तो ठोस, ऊपरी भाग तो अर्धद्रव अवस्था में है, लेकिन नीचे वाला भाग अर्धद्रव अवस्था में नहीं है, ये बताया उन्होंने। तो अब हम आ गए यहां तक, यहां से यहां आ गए। अब एक दूसरे वैज्ञानिक आ गए बीच में, और इसने क्या काम कहा? इन्होंने कहा, इनका नाम है गुटनबर्ग। गुटनबर्ग ने क्या कहा कि भाई यहाँ से पृथ्वी की भूपटल की रचना अलग हो गई, जिसको महाद्वीप महासागर के रूप में डिवाइड कर दिया कॉनरॉड ने। फिर इसके बाद ये जो मोहो साहब ने ये कह दिया कि भाई जो भूपटल का ऊपरी भाग है वैसा नीचे का मेंटल नहीं है, वहां पर मोहो अशांत तत्व हो गया। और जहां पर ये अर्धद्रव अवस्था खत्म हुई, फिर बीज को बांट दिया और उसको उन्होंने, ओरेपिट ने उसको वितरित किया और उन्होंने कहा कि मेंटल का जो ऊपरी भाग अर्धद्रव अवस्था में है, लेकिन नीचे का भाग वैसा नहीं है, वो भाग ठोस है, इन्होंने बता दिया। तो ये जो है ये आपका ये मेंटल समाप्त हो गया। अब इसके बाद जब ये मेंटल का भाग खत्म हो गया, तो वहां पर एक जो वैज्ञानिक हैं, भूवैज्ञानिक हैं, उनका नाम है गुटनबर्ग। उन्होंने कहा कि नीचे वाला भाग चूंकि लोहा और निकल से बना हुआ है, इस दोनों तत्वों की प्रधानता है, इसलिए जो चीजें ऊपर है वो चीजें नीचे नहीं है। उनका मानना यह था कि ये लगभग यहाँ से, जहां से ये सीमा समाप्त होती है, ये लगभग 2251 किलोमीटर, 2251 किलोमीटर तक की गहराई का ये जो भाग है। और इस भाग को हम क्या कहते हैं? क्रोड को जब दो भागों में बांटते हैं तो एक ऊपरी क्रोड है और एक निचला क्रोड है। उनका मानना यह है कि जो ऊपरी क्रोड है, ऊपरी क्रोड जो जिसकी टोटल गहराई वो 2251 किलोमीटर है, वो बना हुआ है लोहा और निकल और लोहे से, और ये पूरी तरह से पिघला हुआ है, ये जो है पिघली हुई अवस्था में है, ये भाग जो है ये मेल्टेड है। ये बात सबसे बड़ी बात क्या बताया, ये भाग जो है ये पिघली अवस्था में है। और ये बात इनकी हो गई। इसके बाद वो यहां से एक आ गए लेमैन।
ये अगले वैज्ञानिक हैं, भूवैज्ञानिक। इन्होंने क्या कहा, इनके कहने का मतलब ये है कि भाई ये पूरा का पूरा जो आपका ये 3471 किलोमीटर का रेंज है, ये कि पूरी की पूरी लंबाई वाला क्षेत्र निकल से और लोहे से बना हुआ है, फेरस से बना हुआ है, लेकिन ये पूरी तरह से पिघला हुआ नहीं है। ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक जो 2251 किलोमीटर की दूरी है, ये इसके अंदर लोहा और निकल पिघली हुई अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, लिक्विड है। लेकिन उसके नीचे का जो 1220 यहाँ से देखोगे, ये 1220 ये जो रेंज है, ये 1220 किलोमीटर। ये जो 1220 किलोमीटर जो निचले मेंटल से जो शुरू होता है, वहां से लेकर के केंद्र तक ये 1220 किलोमीटर है, और ये पूरी तरह से ठोस अवस्था में है। ये जो है ये ठोस अवस्था में है, और ये भाग जो है ये तरल अवस्था में है। अभी तक इस वीडियो में अब बाकी चीज़ें मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, जिसमें हम तापमान के बारे में, घनत्व के बारे में, दबाव के बारे में, और अशांत तत्व तो हो गया, और इसके बारे में जो भूजनित क्षेत्र है उसके बारे में हम इसके बाद वाले में वीडियो में हम और बनाएंगे। एक बार 1 मिनट के अंदर मैं आपको बता दूं कि ये जो चित्र आपने देखा, इस चित्र के 3 विभाग हैं। पहला विभाग जो है जिसमें भूपटल है, उस भूपटल के अंदर 2 बातें आपने देखी, महाद्वीपीय भूपटल और महासागरीय भूपटल। और जैसे ये भूपटल खत्म होता है, वहां पर इन दोनों को वितरित करने के लिए एक वैज्ञानिक जिनका नाम कोनराड है, उन्होंने कहा कि भूपटल में महाद्वीप और महासागर अलग है, क्योंकि दोनों के जमीन के नीचे, दोनों के तल के नीचे जो सेम चीजें नहीं है, गुणधर्म अलग अलग हैं। तो अगर गुणधर्म अलग हैं तो या तो वो ज़्यादा कमजोर होंगे या तो मजबूत होंगे। इसके बारे में जब हम अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक आसान तथ्य हो गया जिसको कोनराड ने बांट दिया भूपटल को 2 भागों में। फिर इसके बाद भूपटल से जब जैसे नीचे आप गए, वहां पर ये बोहर साहब ने, वैज्ञानिक का नाम है मोहोरिकविक, इन्होंने बांट दिया क्या कि जो भूपटल के ऊपर का भाग है, जो उसके ऊपर की जो संरचना है, उसी प्रकार की संरचना उसके नीचे नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये जो ऊपरी मेंटल है, ऊपरी मेंटल पूरी तरह से ठोस नहीं है, वो अर्धद्रव अवस्था में है, और ये भाग पूरी तरह से ज्वालामुखी और केंद्र के लिए जिम्मेदार है। पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के ऊपर जो घटने वाले जो भी भौगोलिक रचनाएं बनी हैं भूकंप के माध्यम से, तो वहां पर इस भाग का सबसे बड़ा योगदान है, ऐसा उन्होंने कहा। फिर और नीचे आए उसके, तो एक रिपीट यहाँ पर देख लो, ये रिपीट, इन्होंने कहा कि जो मेंटल है, ऊपरी मेंटल अर्धद्रव अवस्था में है, लेकिन नीचे का जो मेंटल का निचला भाग है वो अर्धद्रव अवस्था में नहीं है, वो पूरी तरह से ठोस है। फिर इसके बाद यहाँ पर जब इनकी सीमा खत्म हो गई, तो फिर इसके बाद यहाँ पर आ गए एक जो है जिनका नाम था गुटनबर्ग ने कहा कि पृथ्वी मेंटल जहाँ समाप्त होता है, मेंटल का निचला हिस्सा तो ठोस है, लेकिन उसके नीचे जब आप उस गहराई से, मतलब जब आप 2009 से 2900 किलोमीटर के जब आप नीचे जाते हैं, तब वहाँ का ये जो भाग है वो ठोस, मेंटल की तरह ठोस नहीं है। वहाँ पर निफे का मतलब निकल और फेरस, लोहा, ये 2 चीजें हैं। तो ये भाग जो है, ये भाग तरल अवस्था में है, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन उसके बाद की स्टोरी बताई लेमैन ने कहा भाई वैसा जैसा ये ऊपर का ठोस भाग है, उसी तरह से वो ठोस भाग पृथ्वी के केंद्र तक नहीं है। और उन्होंने बताया कि पृथ्वी के केंद्र से 1220 किलोमीटर तक की दूरी, ये इसके अंदर जो पदार्थ हैं वो लोहा है, निकल है, निफे है, और वो पूरी तरह से ठोस है। तो 3 परिस्थितियां, यहाँ देखो ठोस, यहाँ पर तरल, फिर इसके बाद अर्धद्रव अवस्था में, फिर ठोस, फिर तरल और फिर ठोस। तो ये पृथ्वी के प्रमुख रूप से विभाग हो गए। और इसके बाद में अब इनका टोटल रिलेशन एक वीडियो और बनाऊंगा, जिसके अंदर तापमान, दबाव, घनत्व, भूजनित्र और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकावरण, इन सब के बारे में एक छोटा सा वीडियो और बनाऊंगा। तो आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।